आज की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार बिहार को लेकर मान गए असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पूरी तरीके सपोर्ट करते हुए बीजेपी से आज छीनी जाएगी राज्यसभा की सीट। बताएंगे कैसे ओवैसी और तेजस्वी यादव में हुई है बातचीत और इसके बाद बड़े नेताओं के साथ में तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे दोस्तों। और आज एडी सिंह के चुनाव जीतने को लेकर नई बड़ी अपडेट बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। और तेजस्वी यादव ने खुद किया है ऐलान। इसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की बिहार पार्टी के बड़े नेता ने भी दिया है बड़ा बयान दोस्तों। बताएंगे क्या बोल रहे हैं एआईएमआईएम के नेता और के साथ में नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। बताएंगे दलित समाज के सबसे बड़े प्रेरणाओं में से एक प्रेरणा के नाम पर भारत रत्न देने की मांग की गई है दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे क्यों राहुल गांधी ने यह पत्र लिखा है और इसका राजनीति में किस तरीके का असर होगा। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पार्टी का इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के बाद राज्यसभा की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज 16 तारीख है दोस्तों और बिहार के अंदर राज्यसभा के चुनाव को लेकर सुबह वोट डाले जाएंगे। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बिहार के अंदर जो 5वीं सीट है दोस्तों उसके लिए पूरी तरीके से मुकाबला जबरदस्त तरीके का हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय तौर पर मैदान में उतार दिया है उपेंद्र कुशवाहा का दोस्तों। जबकि उपेंद्र कुशवाहा 5वीं जिस सीट पर लड़ रहे हैं उस पर राष्ट्रीय जनता दल के पास बहुमत का आंकड़ा है। आरजेडी और महागठबंधन का मिलाकर आंकड़ा 35 के आसपास का है दोस्तों। जबकि एआईएमआईएम के सपोर्ट से आंकड़ा 40 तक पहुंच जाता है और एक बीएसपी के निर्दलीय विधायक के समर्थन के बाद आंकड़ा 41 पहुंच जाता है, यानी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा आज चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात यह थी कि क्या महागठबंधन के साथ में असदुद्दीन ओवैसी आकर जुड़ेंगे, क्योंकि उनके पास 5 विधायक है। अगर ओवैसी की पार्टी साथ में आकर नहीं जुड़ती है तो महागठबंधन की जीत की संभावना लगभग ना के बराबर थी दोस्तों। और एआईएमआईएम को साथ में लाने के लिए तेजस्वी यादव ने बार बार एआईएमआईएम के बड़े नेताओं से बातचीत की दोस्तों। और तेजस्वी यादव की ओर से एआईएमआईएम से बात कर रहे थे आईपी गुप्ता, और आईपी गुप्ता ने कई सारी मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव और एमआईएम से बात की दोस्तों। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने एमआईएम के मंच पर जाकर रोजा इफ्तारी में हिस्सा लिया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के रोजा इफ्तारी में खुद मौजूद है दोस्तों। वरना तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी खुद का रोजा इफ्तारी आयोजित करती है जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और खासकर जो नेता है वो पहुंचते हैं। लेकिन पहली बार एआईएमआईएम के मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद है दोस्तों। बिहार में राज्यसभा के चुनाव में एआईएमआईएम का बड़ा ऐलान हुआ है। एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को लेकर और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को लेकर ऐलान किया है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह उनके साथ में आकर पूरी तरीके से एआईएमआईएम सपोर्ट करने वाली है। यानी 5 के 5 विधायक एमआईएम के एडी सिंह को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो आंकड़ा है, महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो 40 तक पहुंच चुका है। केवल एक और वोट की जरूरत है और वो सतीश यादव का वोट तो आराम से मिल जाएगा, यानी बीएसपी के विधायक का वोट तो आराम से तेजस्वी यादव को मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों आंकड़ा 41 तक पहुंच रहा है और 41 का आंकड़ा चाहिए चुनाव जीतने के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव बुरी तरीके से फंस चुका है। ऐसे में ये बात तय होनी है कि आखिर रिजल्ट किस तरीके का आता है और कितने वोटों से महागठबंधन जीता है। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि एमआईएम ने अगर एडी सिंह को वोट दे दिया तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा और बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। हालांकि एमआईएम शुरू में नहीं मानी थी दोस्तों। एमआईएम ने कहा था कि हम वोट देंगे या नहीं देंगे इस बात पर हम विचार कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी से बातचीत की जा रही है। उनके द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उस पर पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल को एआईएमआईएम को अपने सहयोगी के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यानी मान्यता देनी चाहिए। और एमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है इस बात को माने तेजस्वी यादव। इसके बाद तेजस्वी यादव मंच पर दिखाई दे रहे थे तो इससे पता चल चुका है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एमआईएम को सपोर्ट करके एक मैसेज भेजा है कि एमआईएम विपक्ष का हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एमआईएम से दूरी बनाकर कोई फायदा विपक्ष को नहीं है, विपक्ष को एमआईएम को साथ में लेकर चलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी और उनके पूरे ग्रुप ने लिया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आता है। तेजस्वी बोलते हैं मीटिंग करने के बाद ही एमआईएम के इफ्तार पार्टी में पहुंचने के बाद ही समाजवादी लोगों को ओवैसी जी की पार्टी का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम पार्टी समाजवादी विचारधारा के साथ में खड़ी रही है। और तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा है कि एमआईएम ने जो बोला है वो बिल्कुल करेंगे, यानी पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ऐसे में एमआईएम के सपोर्ट पर तेजस्वी यादव एकदम क्लियर है। उन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी है और हम समाजवादी विचारधारा को मानते हैं और समाजवादी विचारधारा के साथ में एमआईएम आकर खड़ी होगी। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने
भी इस बात पर मोहर लगा दी है। तो दोनों नेताओं ने बोल दिया है कि दोनों साथ में आ चुके हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल और MIM साथ में आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो कोशिशें कर रहे थे, बीजेपी की कोशिश इस बार फेल होने जा रही है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे? दोस्तों लगभग इसी तरीके के समीकरण बन चुके हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दोस्तों कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पहले काशीराम जी के जयंती का कार्यक्रम लखनऊ में अटेंड किया था। दोस्तों उपस्थित हुए थे और इस दौरान काशीराम जी की तारीफ करते हुए कई तरीके के दावे करते हुए कांग्रेस पार्टी और काशीराम जी की विचारधारा में जो आपस में समन्वय है, आपस में नजदीकियां, उस बारे में चर्चा की गई। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते दिन एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि हमारा संविधान हर भारतीय के लिए बराबरी की नींव रखता है, बराबरी की हिस्सेदारी का समर्थन करता है और काशीराम जी ने अपनी जिंदगी समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के उत्थान में लगा दिया। ऐसा करके उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर दिया है और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और इंसाफ वाला बनाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग करता हूं, भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान काशीराम जी के साथ पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि के तौर पर होगा, जिसने करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को हक, हिस्सेदारी, आत्मसम्मान की राह दिखाई। और इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि काशीराम जी एक महापुरुष है और ऐसे में उनको भारत रत्न तो मिनिमम मिलना चाहिए, और राहुल गांधी एकदम सही बात बोल रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना की। दोस्तों सामाजिक न्याय की एक जन जागृति पूरे देश भर के अंदर फैलाई, तो उनका सम्मान पूरी तरीके से होना चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वाले भी अब आरएसएस के पीछे लग गए हैं। दोस्तों अमेरिका ने आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि अमेरिका की एक सरकारी संस्थान है अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF, उसने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में यानी एनुअल रिपोर्ट के अंदर चौंकाने वाली घोषणा की है। धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन की साजिश रचने के लिए आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसमें संपत्ति जब्त किया जाना चाहिए। अमेरिका में आरएसएस के किसी भी व्यक्ति के आने पर प्रवेश लगाना चाहिए। आयोग ने यह भी मांग की है कि आरएसएस की नफरत से प्रेरित हिंसा, लिंचिंग और अल्पसंख्यक विरोधी कानूनों के लिए भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित किया जाए। आरएसएस सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि एक रूप से पूर्ण विकसित आतंकवादी संगठन है, जो भारत को सांप्रदायिकता की जहर में दूषित करना चाहता है, दंगे भड़काकर हमारी धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करना चाहता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं जो मांग की जा रही है उस पर हो सकता है कि अमेरिका के द्वारा कोई कदम भी उठा लिया जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें बीजू जनता दल बुरी तरीके से फंस चुकी है। दोस्तों उड़ीसा चुनाव में बीजू जनता दल को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। बीजू जनता दल के पास 18 विधायक है और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लेफ्ट 15 सपोर्ट कर रही है, तो 33 का आंकड़ा पहुंच रहा है और जीत के लिए 30 चाहिए, यानी 3 एक्स्ट्रा है इंडिया गठबंधन के पास दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजू जनता दल अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। बीजू जनता दल ने अपने 2 विधायकों को नोटिस जारी किया है। दोस्तों ये नोटिस बीजू जनता दल के नेता और विधायक सनातन महकूद को लेकर जारी किया गया है। महकूद पर आरोप लगाते हुए बीजू जनता दल ने कहा कि आप बीजू जनता दल के टिकट पर चुनकर आए थे, लेकिन आपने पार्टी विरोधी गतिविधि की है और इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि अपने संविधान का इस्तेमाल करके आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ऐसे में दोस्तों एक नहीं बल्कि 2 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एक और विधायक है अरविंद मोहपात्रा, उनको भी हटाया गया है, जो पाटकुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे बीजू जनता दल के। तो 2 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। इससे पता चल रहा है कितने बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे तो इनको सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी सस्पेंड आज के बाद किया जा सकता था, यानी आज वोट हो जाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इनको दोनों को पोस्ट से हटाकर बीजू जनता दल ने बीजेपी के लिए काम और आसान कर दिया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें 6 राज्यों के अंदर 8 सीटों पर उपचुनाव को भी अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों गोवा से लेकर कर्नाटका, नागालैंड और त्रिपुरा की 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 9 अप्रैल को होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के 3 अन्य विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना 4 मई को होगी और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उपचुनाव मौजूदा विधायक के निधन के कारण कराया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में जो 8 विधानसभा के क्षेत्र है उसमें गोवा का पोंडा और कर्नाटका में बागलकोट, दक्षिण के दावनगेरे के साथ साथ नागालैंड के कोरीडांग और त्रिपुरा के धर्मनगर के साथ साथ गुजरात के उमरेठ और महाराष्ट्र के रहूरी और बारामती के अंदर वोट कराए जाएंगे। यानी पहले इलेक्शन के अनाउंस किया गया, उसके बाद अब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
आरजेडी के राज्यसभा के सदस्य ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई और बिहार के सारण में हुई घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। दोस्तों मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया है कि असली मुद्दे के नाम पर ये लोग बेफिजूल के मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक वाला मामला उठाया और असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि उनको जेल से रिहा नहीं किया गया, असली बात यह है कि झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर फंसाया गया, वो वापस भी ले लिया गया, लेकिन उनके 6 महीने तो बर्बाद हो गए, बल्कि उससे ज्यादा ही बर्बाद हो गए। तो उनके 6-7 महीने जो एक साइंटिस्ट था उस 6-7 महीने को कैसे वापस लेकर देगी बीजेपी की सरकार, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों अगर आप भी मानते कि ये देश का नुकसान करवा दिया गया तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। राज्यसभा के सदस्य ने कहा कि देश में कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसए जैसे कड़े कानून लगा दिए जाते हैं और असल में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जो कि वास्तविकता कुछ और होती है। पूछा कि जब ऐसे लोगों बीजेपी के लोग पढ़े लिखे लोगों से इतना डरते क्यों हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन पर कईयों पर फर्जी डिग्री है वे लोग पढ़े लिखे और साइंटिस्ट लोगों से काफी ज्यादा डरते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा क्लियर कट चेहरा है दोस्त, जहां पर बीजेपी के लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों से भी इतना डरते हैं कि उनको जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है। जबकि इससे पहले सोनम वांगचुक का काफी सम्मान था दोस्तों, सोनम वांगचुक को कई सारे अवार्ड मिल गए थे, लेकिन जब से उन्होंने 6 शेड्यूल वाला मामला उठाया तब से बवाल इतना आगे बढ़ गया कि बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि जेल से बाहर आ गए हैं। सोनम वांगचुक अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक देशद्रोही थे या नहीं थे, ये भाजपा वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, क्योंकि भाजपा के समर्थक बीजेपी के द्वारा एनएसए लगाए जाने के बाद दावा कर रहे थे कि इनसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है दोस्तों कि ये जितने भी दावे कर रहे थे पूरी तरीके से एकदम गलत निकले हैं। और आखिरकार इनको लेकर एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट रहेंगे, वो हमेशा से भारत की भलाई के लिए काम करते आए हैं और एक बार फिर से भारत की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। 6 शेड्यूल को लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया था दोस्तों, उसमें आंदोलन इतना आगे बढ़ गया था दोस्तों की जोरदार तरीके का बवाल हुआ। अब स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है और सफलता मिल भी गई है, लेकिन सवाल घूम फिरकर यही है कि आखिर क्यों सोनम वांगचुक को एक तरफा टारगेट किया गया। दोस्तों आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें आखिरकार चुनाव आयोग ने इलेक्शन का अनाउंस कर दिया है दोस्तों। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 दिन चुनाव करवाए जाएंगे, यानी 2 फेज में इलेक्शन करवाया जाएगा। इससे पहले बंगाल के चुनाव कई फेज में 6-7 फेज में कराए जाते थे, लेकिन इस बार केवल 2 फेज में कराया जा रहा है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि चुनाव आयोग ने इस बार पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत कुछ बदला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी इस बार अलग अलग चुनाव फिर से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है कि केवल 2 फेज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। इन सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे दोस्तों। 5 विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। अप्रैल मई में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार विधानसभा चुनाव बंगाल को लेकर 8 चरणों में इलेक्शन का अनाउंस किया गया था, यानी बहुत लंबा दंगल चला था दोस्तों, बहुत लंबा चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार केवल 2 फेज में इलेक्शन कराया जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो गई है। बीजेपी की सरकार ने इनडायरेक्ट तरीके से ममता बनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया है कि उनके नेतृत्व में लगातार लॉ एंड ऑर्डर यानी जो बातें हैं वो एकदम सही है दोस्तों, यानी आम जनता को कानून व्यवस्था अच्छा मिल रहा है, क्योंकि पहले 8 फेज में अब केवल 2 ही फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हरियाणा की सियासत में पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर तैर रही एक खबर ने खलबली मचा दी है दोस्तों, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अपडेट यह है कि पंजाब केसरी में एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों अखबार में, हरियाणा की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया गया है। कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर दावा करते हुए खबर फैलाते हुए सनसनी फैलाई जा रही है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की गई है और इस संबंध में जिला पुलिस में मामला दर्ज करा लिया गया है, ताकि अब इन मामलों को लेकर बड़ा खुलासा हो सके। हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, यह दावा किया है, जबकि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर विधायक की तोड़ फड़ोड़ के मामले को लेकर, तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त के मामले को लेकर मुकदमा दायर कराया जा रहा है और ये मुकदमा पूरा का पूरा तो आम जनता से जुड़ा हुआ सच है दोस्तों, यानी जो विधायकों खरीद फरोख्त हो रही है और आम जनता से जुड़े हुए तथ्य जरूरी है, जनता के सामने आने चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि उनके एमएलए को कौन खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लगातार मीडिया में दावा किया जा रहा था कि खरीद फरोख्त चल रही है, इस पर अब शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कई मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी दावा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मामला दर्ज करवाया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हरियाणा के विधायक बैठे हुए हैं दोस्तों। इसके बावजूद उनसे संपर्क साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधायकों का समर्थन है, इसमें से कितना कांग्रेस पार्टी और जीतने वाली है दोस्तों, यानी कांग्रेस को कितने ज्यादा और वोट मिलेंगे, क्योंकि 31 का आंकड़ा चाहिए अपना उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को जिताने के लिए। बाकी अगर 3-4 जो उनके खुद के विधायक है वो भी सपोर्ट करेंगे तो आंकड़ा 35 तक पहुंच सकता है। आराम से कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जो भी अपडेट हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर अब मीडिया के अंदर जबरदस्त तरीके से बहस चल रही है और बहस के बीच में ही वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अपडेट यह है दोस्तों की
पत्रकार पूछते हैं कि आखिर एलपीजी के सिलेंडर की वजह से हम लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इस पर वरिष्ठ एक्सपर्ट कहते हैं कि मैंने अभी अभी फाइंड किया है, यानी मुझे अभी अभी पता चला है कि भारत के अंदर बहुत सारे गटर हैं और गटर का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं कि कैसे होता है, यानी गैस की कमी देश में नहीं होगी अगर गटर है देश के अंदर। तो ये एक बड़े वैज्ञानिक ने बताया था। इसी बात की ओर इशारा करते हुए जर्नलिस्ट बोलते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं आप। तो इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि हम लोग गटर का गैस इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। इसके बाद सारे पैनलिस्ट आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों हमें लगता है ये पूरा मजाक नरेंद्र मोदी के उस दावे का उड़ाया जा रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी दावा करते कि वो चाय बनाते थे और नाली से गैस इकट्ठा करके उसे चाय बनाया करते थे। अब नरेंद्र मोदी ने ये टेक्नोलॉजी आज तक देश को दिखाई नहीं है। दोस्तों केवल बोलते हैं नरेंद्र मोदी, तो देश जानना चाहता है कि आखिर वो टेक्नोलॉजी कहां है, क्योंकि अब तो बहुत काम आएगा और इतने सारे बड़े बड़े खुले नाले हैं देश के अंदर, तो आम जनता का भला तो होना ही चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा संघर्ष करने का फैसला लिया है। दोस्तों अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति सवर्ण कांता शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला उनके पास पहुंचा है अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति का, उसे ट्रांसफर करके किसी और जज को दिया जाना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है जिसमें आबकारी नीति से संबंधित मामले को न्यायमूर्ति सवर्ण कांता शर्मा से किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने और उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। मामले की जानकारी रखने वाले एक वकील ने बार एंड बेंच को बताया कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है और वकील ने यह भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश को बदलने से इंकार करने के आदेश के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा के 9 मार्च को उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों की जांच करने के लिए निचली अदालत के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, यानी उन अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होगा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर मामला दर्ज किया था। दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि यह तरीका सही नहीं है, इसे लोगों में अविश्वास पैदा होगा। ऐसे में दोस्तों देखना यह है कि क्या कोई फैसला कोर्ट की ओर से आता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा से सवा घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुआजिनों को, यानी अजान देने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के लिए मानदेय को 500 रुपए से बढ़ा दिया है, 2000 रुपए कर दिया है। सरकार ने कर्मचारी और पेंशनरों को बकाया डीए मार्च के महीने में देने का फैसला लिया है, यानी इसी महीने के अंत तक डीए पहुंचा दिया जाएगा। राज्य में 2 फेज में 23 तारीख को 29 तारीख को वोटिंग होगी, 4 मई को रिजल्ट आएगा। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात यह है कि अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने डीए वाला फैसला लिया है और मुस्लिम समाज के लोगों को भी स्कीम के तहत राहत पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव की घोषणा के साथ ही अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर लागू हो चुका है दोस्तों, ऐसे में ममता बनर्जी ने एन मौके पर जो फैसला लिया है कि 500 से बढ़ाकर मानदेय को 2000 कर दिया गया है, इसका चुनाव में अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं दोस्तों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इस बार काफी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के लिए आर पार की लड़ाई है। अगर ममता बनर्जी को सत्ता में बने रहना है और दिल्ली की राजनीति भी करनी है और एक दबदबा देश की राजनीति में रखना है, तो फिर उनको किसी भी हालत में एक बार फिर से बंगाल जीतना पड़ेगा। अगर वो बंगाल जीत जाती हैं तो फिर 4 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके पास चला जाएगा। नरेंद्र मोदी 4 बार मुख्यमंत्री रहे तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने तो दावेदारी फिर ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के पोस्ट को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी ये सोच रही है कि वो जबरदस्त तरीके से इस बार जीत हासिल करे ताकि ममता बनर्जी एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी लोगों के बीच में काफी जानी जाए। अब देखना ये होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ममता बनर्जी की नीतियों का इस्तेमाल करती है। पिछली बार तो उनका कार्ड अच्छे से चला था, बंगाली अस्मिता के नाम पर उन्होंने सबको एकजुट कर दिया था दोस्तों, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिला और तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार चुनाव जीती थी। इस बार देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ साथ दोस्तों मणिशंकर अय्यर से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। ऐसे में मणिशंकर अय्यर का एक बयान आता है दोस्तों। मणिशंकर अय्यर ने अपने पुराने बयान को जिक्र करते हुए कहा कि मोदी को मैंने नीच नहीं कहा बल्कि नीच किस्म का आदमी कहा। उन्होंने कहा कि मैंने नीच नहीं बल्कि नीच किस्म का आदमी बोला है। उनका चरित्र नीच है, वे झूठ बोलकर और गलत बातें बोलकर प्रधानमंत्री बने हैं, यानी नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बोल दिया है दोस्तों, नीच किस्म का आदमी। क्या आप इस बात पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आजकल मणिशंकर अय्यर के बयान आते रहते हैं दोस्तों। ऐसे में मणिशंकर अय्यर का बयान और चुनाव की घोषणा साथ साथ चल रही है, तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि आने वाले इसी चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर से मणिशंकर अय्यर एक्टिव हो गए हैं। अमूमन आप इनको देखेंगे ये चुनाव के टाइम में भी काफी एक्टिव हो जाते हैं और ऐसा बयान देते हैं दोस्तों जिससे पार्टी कमजोर पड़ जाती है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखा जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर तो दोस्तों, जिसमें
उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दौरान जो सवाल पूछा गया था उसे लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, और ब्रजेश पाठक से लेकर कई सारे लोगों ने इस पर नाराजगी जताई। दरअसल सवाल ये पूछा गया यूपी के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के दौरान कि अवसरवादी किसको बोला जाता है, यानी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देकर अपना मन बदलने वाला या फिर अवसर के हिसाब से चीजों को बदलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन में ए में पंडित दिया हुआ है दोस्तों। सवाल यह है कि क्या पंडित जो दिया हुआ है शब्द, क्या वो शब्द इसलिए जानबूझकर दिया गया है क्योंकि बीजेपी सरकार की मानसिकता यही है ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर, यानी अगर आप देखें तो दूर तक दोनों मामले लिंक नहीं होते हैं दोस्तों। इसके बावजूद पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया तो एक तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ही डाला गया होगा। तो क्या सोचकर पेपर बनाया गया था कि किन लोगों को लगता होगा कि ये ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। हालांकि इसका जो आंसर है दोस्तों वो अवसरवादी है और ये बात सबको पता है, लेकिन जो बाकी 3 और ऑप्शन दिए हैं उसमें से पंडित को अगर छोड़ दे तो बाकी जो 2 हैं वो थोड़े बहुत आपस में मैच तो करते ही हैं, यानी अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी, इस टाइप की चीजें, यानी लोगों के कैरेक्टर से जुड़ी बातें हैं। लेकिन पंडित शब्द का इस्तेमाल यहाँ कैसे हो रहा है ये अपने आप में अद्भुत मामला है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ब्राह्मण समाज के लोग इसका अब विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के प्रति हिंसा भड़काने जुड़ा सा मामला है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।